बिहार चुनाव में सीएम फेस कौन होगा? एनडीए किस पर भरोसा जताएगी? और उधर महागठबंधन खेमे के दूसरे बड़े घटक दल कांग्रेस की तरफ से कौन सा नाम आगे है? नमस्कार, मैं हूं रितु सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिहार चुनाव की चर्चाओं में अब तक आपने दो सवाल सबसे ज़्यादा सुने होंगे। पहला ये कि बिहार एनडीए 74 साल के नीतीश कुमार को ही चेहरा बनाकर चुनाव में क्यों उतारना चाहती है, और दूसरा सवाल ये है कि महागठबंधन खेमे के दूसरे बड़े घटक दल कांग्रेस तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा मानने को क्यों तैयार नहीं है। तो चलिए अब बारी बारी से इन दोनों ही सवालों के जवाब आंकड़ों, पिछले वोटिंग पैटर्न और बिहार के सामाजिक और जातीय समीकरण के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि दोनों सवालों के जवाब कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। बिहार एनडीए के लिए क्यों ज़रूरी है नीतीश कुमार, ये सबसे पहले आपको बताते हैं। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है। पिछले 10 साल के चुनावी सफर पर अगर नजर डालें तो बीजेपी धरातल के साथ आभासी दुनिया यानी कि सोशल मीडिया पर भी अपना दबदबा बनाए है। यही वजह है कि इस पार्टी को चाहने वाले अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि देश के साथ इतने सारे राज्यों में सरकारें बनाने वाली बीजेपी बिहार में गठबंधन के सहयोगी नीतीश कुमार पर क्यों आश्रित है। ये वही बीजेपी है जो मध्य प्रदेश में मोहन यादव, राजस्थान में भजनलाल शर्मा जैसे नए नवेले विधायक तक को सीएम की कुर्सी सौंपकर नया नेतृत्व तैयार कर सकती है। तो उसी पार्टी को बिहार जैसे राजनीतिक रूप से जागरूक राज्य में क्या हो जाता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए दिमाग पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अगर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव रिजल्ट की टैली पर नज़र डालेंगे तो शायद काफ़ी हद तक आपके सामने भी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो बीजेपी पर यह छाप रही है कि वो ब्राह्मण और बनिया की पार्टी रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उभार के साथ ही उत्तर प्रदेश समेत देश के दूसरे राज्यों में बीजेपी अपनी इस पहचान को बदलने में काफ़ी हद तक सफल भी रही है। हर राज्य में ओबीसी, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति समाज से बीजेपी के पर्याप्त विधायक लगातार जीतकर सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर वहीं बिहार पर नज़र डालें तो यहाँ पिक्चर कुछ और ही नज़र आती है। 2020 के बिहार चुनाव रिजल्ट पर नजर डालें तो आरजेडी के 75 से महज एक कमी 74 सीटें जीतकर बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी रही। बिहार में आज भी बीजेपी का बेस वोट बैंक फॉरवर्ड वोट बैंक है जो करीब 9 से 10% के आसपास है। अब इसी वोट बैंक को आधार बनाकर बीजेपी बिहार में अब तक राजनीति करती दिखाई दी है। पिछले विधानसभा चुनाव में गठबंधन में बीजेपी को 100 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का मौका मिला था, जिसमें से 74 सीटों पर जीत भी मिली। गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि इसमें 40% विधायक फॉरवर्ड बिरादरी से हैं, यानी कि 74 में से 33 विधायक उच्च जाति से आते हैं। यहाँ ये भी याद दिला दें कि विधायकों की जो संख्या है ये तब है जब चिराग पासवान की एलजेपी ने बीजेपी के खिलाफ किसी भी सीट पर प्रत्याशी नहीं उतारे थे। इतनी बड़ी संख्या में फॉरवर्ड समाज के विधायक होने के बाद भी बीजेपी मौजूदा राजनीतिक माहौल में किसी को भी नेता बनाने का जोखिम नहीं ले सकती। बिहार आज भी जातियों में बटा हुआ है। यहाँ किसी भी ऊंची जाति के नेता को कोई भी बड़ी पार्टी राज्य स्तर का चेहरा बनाने का जोखिम नहीं ले सकती है। अब ऐसे में बीजेपी के सामने ये चुनौती है कि वो किसी ओबीसी नेता को ही एनडीए का चेहरा बनाए, क्योंकि सबसे बड़ी आबादी वाला यादव समाज आज भी करीब करीब लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के चेहरे के साथ इंटरैक्ट है। अब यादव समाज से आने वाले नित्यानंद राय के चेहरे को आगे करके भी बीजेपी ये समझ चुकी है कि समाज के वोट बैंक में सेंधमारी करना समय और मेहनत बर्बाद करने के सिवा और कुछ नहीं है। अब ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें इस रूप में और भी ज़्यादा हैं कि वो गैर यादव किसी ओबीसी चेहरे को आगे करे। ऐसे में ट्रायल और टेस्टेड गैर यादव ओबीसी चेहरा नीतीश कुमार ही सामने आते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार ने अपने 20 साल के कार्यकाल में जातियों के बंधन से ऊपर उठकर अपना एक वोट बैंक तैयार किया है। नीतीश कुमार के वोट बैंक में सबसे बड़ी हिस्सेदारी तमाम जातियों की महिलाओं की है। इसके अलावा दलित और पिछड़ों में लाभार्थी लोग भी हैं। इन तमाम लोगों को अगर जोड़ दिया जाए तो करीब 10% वोट बैंक किसी भी सूरत में नीतीश कुमार के साथ खड़े दिखते हैं। कांग्रेस क्यों स्वीकार नहीं कर रही तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा, इस सवाल का जवाब भी आपको देंगे। तो बिहार की राजनीतिक चर्चाओं में इस दूसरे सवाल का जवाब कहीं ना कहीं पहले ही सवाल में छिपा है।
लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के राष्ट्रीय जनता दल करीब 20 साल से सत्ता से बाहर होने के बाद भी यादव और मुस्लिम समाज के ज्यादातर वोट इसी पार्टी या इनके साथ गठबंधन करने वाली पार्टी को ही मिलते रहे हैं। दूसरी तरफ एनडीए खेमे में बीजेपी जहां फॉरवर्ड वोट बैंक की पहली पसंद रही है, तो वहीं गैर यादव ओबीसी वोटर्स का एक बड़ा चंक नीतीश कुमार के नाम पर एनडीए प्रत्याशियों को मिलता रहा है। सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो यही एनडीए की जीत का मंत्र रहा है। वहीं आरजेडी भली भांति ये समझती है कि केवल यादव और मुस्लिमों के वोट बैंक के दम पर वो राज्य में विपक्ष में ही बैठ सकती है। अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए लालू राबड़ी के लाल तेजस्वी यादव पिछले 3 चुनाव 2019, 2020 और 2024 में बहुजन, अगड़ा, आधी आबादी, पुअर या गरीब और A to Z वाला दाव आजमाकर थक चुके हैं। महागठबंधन खेमे में इस बार एक अलग ही प्लानिंग समझ में आ रही है। एक तरफ आरजेडी और खुद तेजस्वी यादव चीख चीख कर रैलियों में खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा बताने में लगे हैं। वहीं कांग्रेस इस पर चुप्पी साधे हुए नजर आती है। यहां तक कि तेजस्वी यादव की मौजूदगी में भी राहुल गांधी इस सवाल को टालते हुए नजर आते हैं। जानकारी मानते हैं कि महागठबंधन खेमा जानबूझकर कंफ्यूजन रखना चाहता है। महागठबंधन ये मानता है कि कांग्रेस भी तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री का चेहरा स्वीकारना शुरू कर देती है तो फॉरवर्ड वोटर्स का झुकाव इस गठबंधन से छिटकता ही रहेगा। वहीं तेजस्वी यादव के नाम पर बीजेपी समेत तमाम एनडीए खेमे को लालू प्रसाद यादव के नाम पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अटैक करना आसान हो जाएगा। इसलिए रणनीति के तहत कांग्रेस तेजस्वी यादव के नाम पर हामी भरने के बजाय टाल मटोल कर फॉरवर्ड समाज का कुछ वोट महागठबंधन की झोली में लाने की उम्मीद किए है।